अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू स्टडी चैनल पर आप तमाम हज़रात का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद इरफ़ान आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम रीट के सिलेबस के मुतालिक ज़रूरी बातें करेंगे और निसाब को जानने की यानी सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, रीट का जो सिलेबस है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का कॉमन है, सेम है। लेवल 1 का भी और लेवल 2 का भी। फ़र्क सिर्फ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कुछ बदलाव है, कुछ तब्दीलियां हैं, बाकी दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, निसाब में कुछ बातें हमने हाईलाइट की हैं, जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर दिया हुआ है और कुछ ब्लैक कलर में है। तो ग्रीन जो दिया हुआ है कलर, इसका मतलब ये है कि ये बातें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 सेकंड दोनों में कॉमन है। तो साथियों, किसी भी इम्तिहान की तैयारी करने से पहले उस इम्तिहान का सिलेबस यानी उसका निसाब का जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। निसाब की मदद से इम्तिहान की तैयारी करना भी आसान होता है और हमारा पूरा फोकस, ध्यान इम्तिहान से मुताल्लिक ज़रूरी बातों पर होता है और गैर ज़रूरी बातों से हम बच सकते हैं। क्योंकि तैयारी करते वक्त जितना ज़रूरी ये है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय होता है। निसाब या सिलेबस को माहिरीन ने, जो एक्सपर्ट लोग जो हैं, उन्होंने रीढ़ की हड्डी के मुशाबे बताया है। जिस तरह इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत है, ठीक उसी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या इम्तिहान की तैयारी करते वक्त निसाब की अहमियत है। तो साथियों, जो आपका ये निसाब है रीट का, कुछ बातें या चंद सवाल ऐसे होते हैं जो निसाब में मौजूद नहीं हैं लेकिन उर्दू ग्रामर का हिस्सा हैं, तो वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक सवाल है जो गुज़िश्ता यानी पिछले इम्तिहानात में पूछा गया है, साबिक़े और लाहिक़े, जो आपके निसाब में कहीं मौजूद नहीं है लेकिन वो उर्दू क़वाइद में मौजूद है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो निसाब से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला यूनिट, देखिए, हर सिलेबस को लेवल 1 और लैंग्वेज 1 जो है, ये चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे 2 हो, दोनों को यूनिटों में तकसीम किया है। पहला यूनिट, हर भाषा में, हर लैंग्वेज में 6 यूनिट हैं। तो तकरीबन इनसे हर टॉपिक से 5-5 सवालात पूछे जाते हैं, हर यूनिट से 5-5 सवालात पूछे जाते हैं। तो इसको जानेंगे। पहला जो यूनिट है लेवल 1 और लैंग्वेज फर्स्ट। अब कौन सी लैंग्वेज हमें लेना है, कौन सी हमें छोड़नी है, इसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन पहले निसाब को समझते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही लेवल का समझाऊंगा, बाकी दूसरा लेवल जो है उसमें उसी में शामिल हो जाएगा। तो पहला यूनिट है ये नसरी इक्तिबास पर मबनी सवालात। देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में ये बात समझा दी कि कोई भी जो साहित्य, कोई भी जो अदब होता है वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है, नज़्म और नसर। और तीसरी जो चीज़ मैंने बताई थी जो इनको जानने के लिए ज़रूरी है, वो है क़वाइद। तो 3 चीज़ें, इन्हीं पर आपका निसाब आधारित है। नज़्म के हिस्से में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, नसर में से पूछे जाएंगे और क़वाइद में से भी आपसे पूछे जाएंगे।
तो नस्र नज़्म कहते हैं पद भाग को, और नस्र कहते हैं गद्य भाग को, और कवायद कहते हैं व्याकरण को, ग्रामर को। नसरी इक्तिबासात या नसरी इक्तिबास पर मबनी सवालात, यानी नस्र कहते हैं गद्य भाग को, गद्य भाग पर, इक्तिबास कहते हैं पैसेज को, गद्य भाग पर आधारित, मबनी आधारित, गद्य भाग पर आधारित सवालात, यानी वो सवाल जो गद्य भाग पर आधारित होंगे वो कौन कौन से होंगे। इस यूनिट में कुछ पॉइंट्स हैं। इबारत फहमी, इबारत फहमी किसे कहते हैं? इबारत का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई चीज़। इबारत का माना होता है कोई भी लिखी हुई चीज़। अब जो कुछ आपके सामने मौजूद है ये सारा का सारा ये सब इबारत है। इबारत फहमी, कोई आपको कोई पैसेज दे दिया जाएगा, आपको उसे पढ़ना है और उसको समझना है, और उसको समझकर फिर बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से दिए जाएंगे, उनका जवाब आपको देना है। मानी अल्फाज, आपसे अल्फाज मानी पूछे जा सकते हैं। एराब, एराब मोटे तौर पर यूँ समझ लीजिए मात्राएं, लेकिन एराब मात्राएं नहीं होती। एराब कुछ निशानियाँ, कुछ चिन्ह, कुछ अलामात होती हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। वाहिद जमा, वाहिद जमा एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, मुजक्कर मुअन्नस, लिंग लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग वगैरह। मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड्स, पर्यायवाची, मुतरादिफ। रुमुज़ औकाफ, रुमुज़ औकाफ कहा जाता है विराम चिन्हों को। तो ये आपका पहला यूनिट हो गया। आपसे इबारत फहमी के बारे में देखिए। इबारत फहमी का मतलब ये नहीं है कि आपने इबारत का तर्जुमा कर लिया या आपने इबारत को पढ़ लिया। इबारत का पूरा सार समझना ही इबारत फहमी है। उसमें आपके अल्फाज माने भी शामिल हैं, मुतरादिफ भी शामिल हैं, और उसका खुलासा भी शामिल है, और जो कुछ भी बातें दी गई हैं उनको मजमूई तौर पर यानी सामूहिक रूप से उसको समझना ही इबारत फहमी कहलाता है। ये सवाल एक दफ़ा आ चुका। इबारत फहमी किसे कहते हैं? मानी अल्फाज, अल्फाज माना याद करना, ये इनका आपसे एक सवाल अल्फाज माने का पूछ लिया जाएगा। दूसरा है एराब, एराब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वाहिद जमा, एक वचन बहुवचन पूछे जा सकते हैं। मुजक्कर मुअन्नस, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछे जा सकते हैं। मुतजाद यानी विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं। मुतरादिफ यानी पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। और रुमुज़ औकात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रुमुज़ औकाफ किसे कहते हैं? विराम चिन्ह जो हैं रुमुज़ औकाफ कहलाते हैं। इसके बाद है दूसरा यूनिट। दूसरा जो यूनिट है ये भी नसरी इक्तिबास पर मबनी सवाल होगा। इसमें भी आपको जो सवालात दिए जाएंगे वो नस्र पर आधारित होंगे, यानी गद्य भाग पर आधारित होंगे। मवाद की समझ, मवाद की समझ का मतलब ये है कि आपको कुछ बातें, कोई भी चीज़ दे दी जाएगी उसका समझकर जवाब देना है। मवाद कहते हैं विषय वस्तु को। इसके बाद फ़ेल, क्रिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फ़ाइल, कर्ता के बारे में पूछा जा सकता है। और मफ़ूल, मफ़ूल कहते हैं कर्म को। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, इन तीनों पॉइंटों के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कोई भी आपको मिसाल दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा इस जुमले में फ़ेल क्या है, तो आप उसका जवाब देना है। इस जुमले में काम को करने वाला कौन है, तो फ़ाइल पूछा जा सकता है। इस जुमले में फ़ेल का यानी काम का असर किस पर पड़ा है, यानी मफ़ूल को पूछ लिया जाएगा। इसके बाद है फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल होता है जो सिर्फ़ फ़ेल या फ़ाइल और फ़ेल के मिलने से बात को पूरी कर दे। जैसे बच्चा रोया, ये एक मुकम्मल जुमला है। बच्चा इसमें फ़ाइल है और रोया इसमें फ़ेल यानी काम है। तो जिस जुमले में फ़ेल और फ़ाइल के मिलने से बात पूरी हो जाए उसको फ़ेल लाजिम कहते हैं। और जिस जुमले में फ़ाइल फ़ेल के अलावा तीसरी चीज़ मफ़ूल की भी ज़रूरत हो, मफ़ूल की भी ज़रूरत हो, उसको फ़ेल मुतअद्दी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पिछले इम्तिहान में पूछा जा चुका है, कई बार इसमें से सवाल किया जा चुका है। इसके बाद है जुमला की अक़साम, वाक्य किसे कहते हैं और उसकी कितनी किस्में हैं यानी कितने प्रकार हैं। ज़माना, काल के बारे में आपसे सवाल हो सकता है। तो ये चीज़ें
जो हाईलाइट कर रखी हैं ग्रीन कलर से जो हैं, ये आपको लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है। इसके बाद है इस्म और इस्म की अक़साम। इस्म आप सब लोग जानते हैं, संज्ञा और उसके प्रकार, ज़मीर और उसके अक़साम यानी सर्वनाम और उसके प्रकार, सिफ़त और उसके अक़साम। सिफ़त कहते हैं विशेषण को, एडजेक्टिव को, कहावतें, लोकोक्तियाँ और मुहावरे। तो ये दूसरा यूनिट हो गया, तीसरा यूनिट हो गया है। इसके बाद है चौथा यूनिट। चौथा यूनिट बहुत ज़्यादा अहम है। ये आपको सिर्फ दो लफ्ज़ों पर, ये सिर्फ पढ़ने में दो लफ्ज़ हैं, नज़्म और नस्र, लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात बनाए जाते हैं। देखिए, असनाफ़ ये सिन्फ़ की जमा है। सिन्फ़ कहते हैं किस्म को, प्रकार को। नज़्म और नस्र, कोई भी अदब जो होता है, ये बात आपने समझ ली, वो दो हिस्सों में बटा होता है, नज़्म और नस्र। नस्र कहते हैं गद्य भाग को और नज़्म कहते हैं पद भाग को। देखिए, नस्र जो है इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। नस्र में आपसे, अच्छा पहले तो इनको समझ लीजिए, नज़्म और नस्र में फ़र्क क्या है। नज़्म कहते हैं जितनी भी शायरी होती है वो सब नज़्म के दायरे में आती है, और शायरी के अलावा जो कुछ होता है, दास्तान हो, नावल हो, किस्सा, कहानी, मज़मून, इंशाइया, खाका, ड्रामा, ये सारे के सारे जो हैं वो नस्र में शुमार किए जाते हैं। तो नज़्म और नस्र साहित्य के दो हिस्से होते हैं, पहला नस्र है और दूसरा नज़्म है। दास्तान, नावल, अफसाना, मज़मून, इंशाइया, खाका, ड्रामा वगैरह। तो ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दास्तान किसे कहते हैं, दास्तान के क्या मायना है, और दास्तान के कितने हिस्से हैं वगैरह। नावल का क्या मायना है, नावल उर्दू में कहाँ से आया, इसके कितने अज्जाए तरकीबी हैं, कितने हिस्से हैं। अफसाना, इसके मायना पूछ सकते हैं। मज़मून किसे कहते हैं, सबसे पहला मज़मून किसने लिखा। इंशाइया, इंशाइया किसे कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसके लिए कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, ये अंग्रेज़ी से आया है उर्दू अदब में। खाका, ये एक मुख्तसर, जिसको आप अंग्रेज़ी में स्केच कहते हो, कोई भी मुख्तसर सा किसी के बारे में कुछ बता देना। ड्रामा यानी नाटक, ये सब जो है नस्र का हिस्सा है। इसके बाद है नज़्म। नज़्म में आपसे जितनी भी शायरी है वो सब जो है नज़्म में शामिल की जाती है, नज़्म में शुमार की जाती है। जैसे गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई वगैरह, और भी इसके अलावा गज़ल। देखिए, गज़ल जो है नज़्म से अलग है, लेकिन अभी हमें सिर्फ़, हमारा जो लेवल है अभी वो छोटा है, हमें सिर्फ़ इसी में शामिल करके, नज़्म में शामिल करके इसको पढ़ना है। आगे चलकर हम अलग से इस पर टॉपिक बनाएंगे, तब आपको समझाएंगे गज़ल और नज़्म क्यों अलग हैं। तो अभी हमें सिर्फ नज़्म में इसको शामिल करना है। गज़ल के बारे में, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, उर्दू में गज़ल कहाँ से आई, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, आखिरी शेर को क्या कहते हैं, ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। कसीदा ये क्या है, कसीदे में, वो कसीदा वो नज़्म है जिसमें किसी इंसान की तारीफ़ की जाती है। मसनवी वो नज़्म है जिसमें किसी वाक़या या किसी कहानी को या किसी हिकायत को या किसी दास्तान को बयान किया जाता है। मसनवी, मरसिया वो नज़्म है जिसमें मरने वाले की तारीफ़ और ख़ूबियाँ बताई जाती हैं। रुबाई ये भी एक नज़्म है और सबसे मुख्तसर नज़्म होती है। ये 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक नज़्म होती है जिसमें पंद व नसीहत, कोई भी बातें की जा सकती हैं। तो ये आपका चौथा यूनिट हो गया। इसके बाद इसी में है उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासद। उर्दू ज़बान के शिक्षण के
मकसद यानी उद्देश्य क्या होने चाहिए। इसके 4 मकसद हैं शिक्षण के, उर्दू तदरीस के 4 मकसद हैं। नंबर 1 बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना। उर्दू ज़बान की तदरीस के आप बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हो, इसके क्या मकसद होने चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए आप बच्चे को बोलना सिखाओगे, सही बोलना सिखाओगे, सही पढ़ना सिखाओगे, सही लिखना सिखाओगे और सही समझना सिखाओगे। उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, उर्दू ज़बान की तदरीस के सिद्धांत क्या होने चाहिए, उसूल क्या होने चाहिए, आपको बताया जाएगा। तदरीसी तरीक़ाए कार, तदरीस कहते हैं शिक्षण को और तरीक़ा कहते हैं विधि को, यानी शिक्षण विधि। तदरीसी तरीक़ाए कार से मतलब है पढ़ाने की जो विधियां हैं, जो तरीक़े हैं, उनको तदरीसी तरीक़ाए कार कहा जाता है। जैसे तर्जुमावारी तरीक़ा, लेक्चरर तरीक़ा, बयानिया तरीक़ा, सवाल और जवाब का तरीक़ा, ये बहुत सारे तरीक़े हैं। ये सब बातें आपको बताई जाएंगी। इसके बाद अगला यूनिट है, इसमें ज़बान की महारतें, भाषा कौशल कौन कौन सी हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उनकी नशोनुमा यानी उनका विकास। उर्दू निसाब तालीम, उर्दू निसाब तालीम क्या है और निसाब तालीम को तैयार करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह निसाब को तैयार करना चाहिए। उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले इम्तिहानात में इसमें से कई सवालात पूछे गए हैं। ज़बान की तदरीस में मुआविन अशिया यानी उर्दू शिक्षण में, यानी जो भाषा जो है उर्दू ज़बान की तदरीस में मुआविन अशिया यानी सहायक सामग्रियाँ आपने हिंदी या इंग्लिश में पढ़ी होंगी, सिर्फ़ आपको नाम याद रखने हैं, बाकी बिल्कुल वही चीज़ें हैं। इसके बाद है जांच और उसके तरीके। जांच कहते हैं मूल्यांकन और उसके तरीके। जांच किस तरह की जाती है बच्चों की। मारूज़ी जांच होती है। एक मारूज़ी जांच कहते हैं वस्तुनिष्ठ जांच, ऑब्जेक्टिव टाइप जो जांच होती है उसको मारूज़ी जांच कहते हैं। इस दौर में मारूज़ी जांच का ही चलन है। हमारे जितने भी इम्तिहानात होते हैं वो सारे मारूज़ी जांच में ही शामिल किए जाते हैं। मुसलसल जांच, मुसलसल कहते हैं लगातार। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो सतत का मतलब ही मुसलसल है और व्यापक का मतलब है जामे। ये भी आपको सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन आपको इसके साथ पढ़ा देंगे। मुसलसल जांच, अंदाज़ा क़द्र, ये भी जांच है। इन जांच का जो नया जो तरीका है उसको अंदाज़ा क़द्र कहा जाता है, यानी मूल्यांकन करने का जो नया तरीका है उसको अंदाज़ा क़द्र कहा जाता है। सवालात और उनकी किस्में, सवाल कितने तरह का होते हैं और उनकी कितनी किस्में यानी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पढ़ाते वक्त अलग सवाल होते हैं और इम्तिहानात के लिए जो सवाल तैयार किए जाते हैं उनकी अलग किस्में होती हैं। पढ़ते वक्त तीन तरह के सवालात किए जा सकते हैं। कुछ सवाल सबक के शुरू में होते हैं, कुछ सवाल सबक को पढ़ाते वक्त होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सबक के आखिर में होते हैं। शुरू में होने वाले सवाल तमहीदी सवाल होते हैं और दरमियान में तफ़हीमी सवाल होते हैं और आखिर में इख्तितामी या अंदाज़ा क़द्र के सवाल होते हैं। और सवालनामा बनाते वक्त यानी इम्तिहान का जो पर्चा होता है वो बनाते वक्त अलग किस्म के सवाल होते हैं, मुख्तसर तरीन, तफसीली और मारूज़ी सवालात। तो सवालात के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो ग्रीन जो कलर से जो हाईलाइट जो चीज़ें की गई हैं ये सब लैंग्वेज 2 में भी कॉमन है। तो लैंग्वेज 2 भी देख लें। पहला जो इसमें यूनिट है, इसमें भी 6 यूनिट हैं। पहला जो यूनिट है ये भी नसरी इक्तिबास पर मबनी सवाल है। देखिए ज़बान 2 है, दर्जा अव्वल ता पंजुम, पहली से 5वीं तक, सतह यानी लेवल, स्तर पहला। तो ये लैंग्वेज 2 है, पहला आपको समझा दिया गया है। इसमें इबारत फ़हमी आपको बता दी गई। इबारत फ़हमी कोई भी लिखी हुई चीज़ आपको कोई पैसेज दे दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ना है, समझना है, उसका जवाब देना है। इसके बाद फ़ैल काम को कहते हैं, क्रिया को कहा जाता है। फ़ाइल करने वाले को कहा जाता है। मफ़ूल कर्म को कहा जाता है। जुमले, वाक्य और वाक्य की अक़साम,
देखिए यहाँ एक नई चीज़ है, हैयत। हैयत कहते हैं बनावट को, यानी रचना को। जुमले की बनावट कैसे होती है? बनावट का मतलब ये है, रचना का मतलब ये है कि कोई भी जो जुमला होता है, जो वाक्य जो होता है, उसमें कौन से लफ्ज़ को पहले रखना है, कौन से लफ्ज़ को बाद में रखना है। यानी पहले फ़ेल होता है, फ़ाइल होता है या मफ़ूल होता है। ये सब बातें हमें हैयत यानी रचना में बताई जाती है। कोई भी जो चीज़ होती है वो अपनी हैयत यानी बनावट के आधार पर पहचानी जाती है। तो एक जुमले की सही पहचान, सही बनावट क्या होनी चाहिए, ये आपको हैयत में बताई जाएगी। रुमुज़ अवकाफ़ ये आपको बता दिया, विराम चिन्ह और ज़माना। दूसरा जो यूनिट है वो है शेरी जुज़ या बंद पर मबनी सवाल। देखिए जो नस्र होता है उसको इक्तिबास में बांटा जाता है, इक्तिबास में बांटा जाता है, और जो शेर होता है उसको जुज़ यानी हिस्सों में बांटा जाता है, या बंदों में, बंद कहते हैं छंद को, बंद वगैरह में बांटा जाता है। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। देखिए ये जो यूनिट है ये पहले लैंग्वेज फर्स्ट जो है उससे बिल्कुल अलग है। ये पहले फर्स्ट लैंग्वेज में इसमें से कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है, मैंने कुछ सवालात देखे हैं जो इस यूनिट में से पहले फर्स्ट जो लैंग्वेज है उसमें पूछे गए हैं। इस लिहाज से ये कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े टॉपिक नहीं है, आप इनको पढ़ लीजिए, आसानियाँ होंगी। हो सकता है इनमें से भी कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए। तो ये पहली लैंग्वेज से हट के सवाल हैं। पहले जो लैंग्वेज फर्स्ट जो है उसमें सवालात नहीं है। पहला जो सवाल है इसमें, पहला जो टॉपिक है वो है शेर फहमी। ठीक उसी तरीके से इबारत फहमी की तरह है, जिस तरह इबारत को पढ़ना है और उसका जवाब देना है, यहाँ पर भी आपको शेर को पढ़ना है और शेर के जवाब देने हैं। मानी अल्फाज माने आपसे पूछा जा सकता है। रदीफ़ और काफ़िया, रदीफ़ और काफ़िया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। रदीफ़ काफ़िया कहा जाता है किसी शेर के आखिर में। जैसे मैं आपको एक शेर यहाँ पर लिख देता हूँ, हस्ती अपनी हुबाब की सी है। बहुत मशहूर शेर है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है। ये नुमाइश शराब की सी है। देखिए ये शेर एक शेर है, ये मुकम्मल शेर है। एक शेर जो होता है उसमें दो मिसरे होते हैं, दो सतर होती हैं। हस्ती अपनी हुबाब की सी है। कोई भी किसी भी शेर के दोनों मिसरों के आखिर में एक जैसे अल्फाज जब दोहराए जाते हैं तो उनको कहा जाता है रदीफ़। तो यहाँ की सी है और की सी है, दोनों एक जैसे हैं, तो ऐसे अल्फाज को कहा जाता है रदीफ़। और यहाँ पर हुबाब और शराब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ कुछ मिलती जुलती है, तो ऐसे अल्फाज को कहा जाता है हम आवाज़ या हम सौत अल्फाज। तो एक जैसी अल्फाज वाले जो अल्फाज होते हैं, एक जैसी आवाज़ रखने वाले जो अल्फाज होते हैं उन्हें काफ़िया कहा जाता है। और एक जैसी बनावट और एक जैसी शक्ल वाले जो अल्फाज होते हैं, यानी कि एक जैसे बिल्कुल जो अल्फाज होंगे, वो कहलाते हैं रदीफ़। तो ये आपको समझ में आ गई। आगे जब पढ़ाएंगे सारी चीज़ों को, तमाम टॉपिकों को आपको बहुत ही तफसील के साथ समझाया जाएगा। तशबीह कहते हैं एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबह करार देना। जैसे बच्चा चांद की मानिंद खूबसूरत है, यहाँ बच्चे की खूबसूरती की तशबीह दी गई है, बच्चे की तुलना की गई है चांद से, तो यहाँ इसको कहा जाता है तशबीह। इसके बाद है तलमीह। तलमीह कहा जाता है शायरी में या शेर में किसी वाक़या, किसी कुरानी आयत, मजहबी बात या कोई रिवायत या कोई हिकायत, यानी कोई कहानी बता देना, पेश कर देना, चाहे वो एक लफ्ज़ में हो चाहे एक से ज़्यादा अल्फाज में हो, उसको तलमीह कहा जाता है। जैसे इससे पहले एक गुज़िश्ता इम्तिहान में एक सवाल पूछा गया था, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक़ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो यहाँ पर देखिए नमरूद, एक लफ्ज़ आया नमरूद,
नमरूद। तो आप सब लोग जानते हो नमरूद एक ज़ालिम बादशाह का नाम है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में इन्हीं ने डाला था। तो यहाँ इब्राहीम के बारे में ज़िक्र है, आतिश नमरूद की जो आग थी उसके बारे में ज़िक्र है। तो इसमें एक मज़हबी बात की तरफ, मज़हबी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। तो ऐसे अशार को जिनमें कोई मज़हबी बात की गई हो या कोई कुरानी आयत पेश की गई हो या कोई वाक़या बयान किया गया हो तो उसको क्या कहा जाता है? तलमीह कहा जाता है। जैसे एक और शेर है, न गोरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे नाम यूं के निशा कैसे कैसे। तो ये शेर में सिकंदर जो है, सिकंदर आज़म जो बादशाह हैं, उनकी कब्र के बारे में बताया गया है। यानी कि दुनिया के अंदर कितना बड़ा बादशाह जिसने एक लंबी चौड़ी हुकूमत का मालिक था, इतनी बड़ी हुकूमत करने के बाद आज दुनिया के अंदर से उसकी कब्र का नामो निशान भी मिट गया है। तो यहाँ पर एक मज़हबी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। तो ये जो है तलमीह कहलाता है। मुबालगा किसी बात को हद से ज़्यादा शायरी में बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, इसको मुबालगा कहा जाता है। जैसे एक शेर है, ये पिछले इम्तिहान में आया हुआ भी है, प्यासी थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। देखिए, साहिल से मौजों का टकराना ये आम बात है। जब लहरें चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं, तो लहरें जो हैं साहिल से यानी किनारे से टकराती हैं। लेकिन यहाँ पर शायर जो है, मैं मुबालगा के बारे में बता रहा हूँ। मुबालगा कहते हैं किसी बात को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। यानी जिससे एक शेर है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। तो इसमें शायर अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। इसके बाद है हुस्न तालील। हुस्न तालील कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हुस्न तालील। इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। हुस्न कहते हैं अच्छाई को, खूबी को। तालील कहते हैं वजह, कारण, सबब वगैरह को। यानी किसी चीज़ का या किसी बात की असल वजह को छोड़कर कोई नई वजह बताना या कोई अच्छी वजह बताना, उसको हुस्न तालील कहते हैं। जैसे प्यासी थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। देखिए, मौजों का टकराना, साहिल से मौजों का टकराने का आम सी बात है। जब समंदर में लहरें उठती हैं या हवाएं जब चलती हैं तो वो मौजें जो हैं साहिल से टकराती हैं। लेकिन यहाँ शायर जो है असल बात को छोड़कर या असल कारण को छोड़कर एक नया कारण या नई वजह ये बता रहा है कि अल्लाह ताला की जो फ़ौज थी, सिपाही थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके तमाम साथी जो थे, उनके प्यासे होने की वजह से मौजें साहिल से आकर टकरा रही थी कि ये लोग आकर पानी पिएं। तो देखिए, असल वजह को छोड़ दिया और दूसरी वजह यहाँ पर बताई गई। ये सब बातें आपको बहुत ही तफसील के साथ, विस्तार के साथ पढ़ाई जाएंगी और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आसान भी हैं। इसके बाद है हुरूफ और हुरूफ के अक़साम। हुरूफ देखिए, एक हुरूफ तो ये हैं जो हुरूफ तहज्जी आपको पढ़ाए जा चुके। इनके अलावा हुरूफ और भी होते हैं उर्दू में, जिनको आप हिंदी में कारक चिन्ह कहते हो। हुरूफ और हुरूफ के अक़साम पढ़ाए जाएंगे। इस्म और इस्म के अक़साम, संज्ञा और उसके प्रकार, सर्वनाम और उसके अक़साम उसके प्रकार, मुहावरे और कहावतें यानी लोकोक्तियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसके बाद है उर्दू इमला और रस्मुल ख़त। इमला कहते हैं लेख को और रस्मुल ख़त कहा जाता है भाषा की लिपि को। कोई भी भाषा जो है, जैसे हिंदी भाषा जो है या अंग्रेज़ी भाषा जो है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेज़ी रोमन में लिखी जाती है। ठीक उसी तरीके से उर्दू भाषा जो है ये भी अपने एक अलग रस्मुल ख़त जिसका नाम है ख़त्ते नस्तालिक में लिखी जाती है और ये ख़त्ते नस्तालिक जो है फ़ारसी का है। तो इसके बारे में मुकम्मल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। उर्दू ज़बान की तदरीस, उर्दू ज़बान के शिक्षण और लिसानियात ये टॉपिक इसमें अलग है। लिसान कहते हैं भाषा को और लिसानियात कहते हैं भाषा के ज्ञान को। यानी भाषा से जुड़े संबंधित कुछ सवालात आपसे पूछ लिए जाएंगे। जैसे
उर्दू के बारे में लोगों के अलग अलग नज़रियात हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी बात अलग रखते हैं, सैयद सुलेमान नदवी अलग रखते हैं, महमूद शिरानी अलग रखते हैं। तो ये बातें आपसे पूछ ली जाती हैं। मुसव्वतें और मुसम्मतें। मुसव्वतें जिस तरीके से इनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, मुसव्वतें और मुसव्वतें। मुसव्वतें कहते हैं स्वर, जितने भी स्वर हो, जिस तरीके से हिंदी में स्वर होते हैं ठीक उसी तरीके से उर्दू में भी कुछ मात्राएं होती हैं। और मुसम्मतें जो व्यंजन होते हैं उनको मुसम्मतें कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान की तदरीस के उसूल, ये भी कॉमन टॉपिक है जो लैंग्वेज फर्स्ट में भी है। उर्दू ज़ुबान की तदरीस के उसूल कहते हैं सिद्धांत को। उर्दू ज़ुबान के सिखाने के क्या उसूल होने चाहिए। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आसान बात पढ़ाइए और फिर मुश्किल बातें पढ़ाइए। पढ़ाने से पहले आप बच्चों, जैसे एक आमादगी का उसूल होता है, आमादगी का मतलब यह है कि आप बच्चों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाओ। सबसे पहले आप बच्चों को ऐसी बातें बताओ जिनको सुनने के बाद बच्चा जो है ज़हनी तौर पर मानसिक रूप से पढ़ने को तैयार हो जाए। तो ये कुछ उसूल हैं, ये सब आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाए जाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके, ये कॉमन टॉपिक है। उर्दू पढ़ना लिखना सिखाने के बारे में आपको बताया जाएगा। तदरीसी तरीक़ाकार, पढ़ाने की जो विधियां हैं, तरीके हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। उर्दू तदरीस के लिए मनसूबा बंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उर्दू तदरीस के लिए मनसूबा यानी योजना बंदी, सालाना मनसूबा यानी सालाना योजना, यूनिट का मनसूबा यानी इकाई योजना, और सबक यानी पाठ योजना। तदरीस अगला आखिरी यूनिट, छठा यूनिट, तदरीस ज़ुबान की मुश्किलात, यानी पढ़ाते वक्त जो मुश्किल आती हैं आप उनको किस तरह दूर करोगे। जदीद तदरीसी तरीके, नए पढ़ाने के जो नए तरीके हैं वो उनके बारे में आपको बताया जाएगा। मारूज़ी व मुसलसल जाँच, मारूज़ी कहते हैं वस्तुनिष्ठ जो सवालात जो होते हैं उनको कहा जाता है। मुसलसल जाँच जो है, मुसलसल का माना मैंने आपको बता दिया, सतत व्यापक। जाँच से मतलब है मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, अंदाज़ा कदर, ये जदीद तरीका है जांचने का, मूल्यांकन का। मुआलिजाती तदरीस, ये मुआलिजाती तदरीस का मतलब आप हिंदी में समझ लीजिए उपचारात्मक तदरीस। इलाज से बना है, इलाज कहते हैं उपचार को, और इलाज से ही बना है। मुआलिजाती तदरीस यानी उपचारात्मक तदरीस। देखिए ये आपको लेवल फर्स्ट जो है उसकी दोनों लैंग्वेज, दोनों भाषाओं के बारे में, लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के बारे में बता दिया गया है। बिल्कुल दोनों लेवल 1 और लेवल 2 की जो भाषा हैं दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों के निसाब में कोई फ़र्क नहीं है, वही चीज़ें हैं। आप इनमें से जो लेवल फर्स्ट वाले हैं वो लेवल फर्स्ट को डाउनलोड कर लेना, और जो 2 वाले हैं वो 2 को डाउनलोड कर लेना। अब रही बात ये कि हमें कौन सी लैंग्वेज लेना है और कौन सी हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगी। तो देखिए, ऐसे तलबा जिनके पास ग्रेजुएशन में उर्दू वगैरह है, जिनका लिटरेचर थोड़ा बहुत मजबूत है, उनके लिए तो मैं समझता हूँ सेकंड लैंग्वेज ही ज़्यादा आसान रहेगी। और जिनका ग्रामेटिकली एतबार से, व्याकरण के एतबार से जो बच्चे मजबूत हैं, उनके लिए लैंग्वेज फ़र्स्ट ज़्यादा मुनासिब रहेगी। चूँकि देखिए लैंग्वेज फ़र्स्ट जो है इसमें मुतरादिफ़, वाहिद, जमा, मुतज़ाद, ये सब बातें ज़्यादा पूछी जाती हैं, और आम तौर पर हमारे जो तलबा हैं उनकी वैकेब जो है, अल्फाज माने बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इस लिहाज से मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लैंग्वेज 2 जो है चूज़ करना, और यही आपके लिए मुनासिब होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा आपको वो दोनों को कवर करते हुए पढ़ाऊँगा, और कोशिश करूँगा दोनों को पढ़ाऊँगा, और दोनों के जो टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक है वो तो हो ही जाएंगे, बाकी जो अलग अलग टॉपिक हैं वो भी कवर करवाने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मैसेज के ज़रिए से मालूमात हासिल करें। इंशाअल्लाह पूरी बातें आपको बताई जाएंगी। उम्मीद है आपको सिलेबस समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किलात आपको आती हैं तो आप कांटेक्ट करें। कल इंशाअल्लाह फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा
एराब के बारे में, यानी मात्राओं के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।